डिटर्मिनेंट होता क्या है, एक नंबर होता है, दैट इज हर मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, वो नंबर को हम क्या बोल देते हैं, उसका डिटर्मिनेंट बोल देते हैं, उसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हिसाब से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर तरीका है, तो वो आप यूज कर लोगे, या फिर आप एक लाइक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। मान लो आपको मैट्रिक्स दे दिया A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मैट्रिक्स दिया है आपको, ठीक है, आपको इसका ये ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इसका रैंक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, A1 B1 C, ये तो लिखा हुआ है, दोबारा से एक बार ही लिख लोगे A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले राइट से शुरू करो, ये वाला वेक्टर, ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है, B3, तो this into this into this, that is A1 into B2 into C3 plus सेकेंड वाला B1 into C2 into A3 plus थर्ड वाला C1 into A2 into B3, सब ये राइट वाले सारे हमारे पास एंट्रीज हो गई हैं, राइट वाले एरो लगा के। ऐसे ही आप लेफ्ट से शुरू करोगे, लाइक एरो के कौन से लगा सकते हो, कंप्लीट ये वाला और ये वाला, दैट इज ये सारे नेगेटिव में, माइनस ऑफ C1 इंटू B2 इंटू A3 माइनस A1 इंटू C2 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A2 इंटू C3। तो इस तरह से आपके पास सीधा जो है वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है जी, ओके। अब एक और बात, जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एंट्री लिखते हैं, साथ में उस एंट्री का कोफैक्टर, मतलब जैसे एक इसका डिटर्मिनेंट अगर शॉर्टकट से ना निकालें बल्कि सिंपल तरीके से निकालें, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो A1 इंटू A1 का जो भी कोफैक्टर होता है हमारे पास वो आ जाता है, ठीक है। फिर मान लो हम A2 पहली रो के पहले कॉलम के हिसाब से खोल रहे हैं, तो A1 इंटू इसका जो भी कोफैक्टर है आपके पास, ठीक है, फिर माइनस A2 इंटू इसका जो भी प्लस A2 इंटू इसका जो भी कोफैक्टर है, ये कौन सी एंट्री होगी, 2 1 प्लस A3 जो भी हमारी एंट्री है, मैं इसको A11 A21 A31 अगर हम फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो ये बोल देते हैं A31, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो आपके पास वो डिटर्मिनेंट आता है। लेकिन अगर किसी एक कॉलम या किसी एक रो के साथ में कोफैक्टर किसी और दूसरी रो या दूसरे कॉलम के मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आता है, 0। मतलब यहीं पे अगर A11 इंटू मान लो मैंने दूसरा कॉलम ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है, कॉलम कौन सा हो गया, कैपिटल A12 इसका कोफैक्टर, ठीक है, प्लस मान लिया हमने ये वाला कॉलम ले लिया A21 इंटू कैपिटल A22 प्लस A31 स्मॉल A31, एंट्रीज फर्स्ट रो की और कोफैक्टर सेकंड रो के, दैट इज A32 लगा दिया मैंने, तो फिर आंसर कितना आएगा, 0। अगर सेम एंट्री और सेम एंट्रीज ले रहे हैं और उसी के कोफैक्टर उठा रहे हैं तो प्रोडक्ट करके सम करने पे आंसर डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन अगर एक एंट्री के हमने एक रो की एंट्रीज ले लिया, एक कॉलम की एंट्रीज ले ली, दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर उठा लिया, तो प्रोडक्ट करके सम कितना आएगा, 0। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक, ओके जी। अभी हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के कुछ एप्लीकेशंस कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दी हुई है हैविंग वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम डेल्टा से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट किसका ले लेना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो हम एक एंट्री क्या ले लेते हैं, 1 1 1। तो जो भी इस
इसका डिटर्मिनेंट खोल के उसको हाफ से डिवाइड कर दोगे, वो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, तो इससे जो सो कॉल्ड हम अगर कहें कि ट्रायंगल बनेगी, वो एक लाइन होगी, है ना, तो दैट मीन इसका एरिया कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ड्राइव हो जाती है इसकी, कि तीन अगर पॉइंट दिए हुए हैं जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, सच दैट उनके लिए ये वाला डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो पक्की बात है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, पक्की बात है कि वो तीनों पॉइंट क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपके पास तीन लाइंस दी हुई हैं, से आपको लाइंस दे दी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन ले दी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू 0, एंड आपके पास ये डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटर्मिनेंट अगर आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो लाइंस हैं वो कॉन्कुरेंट होंगी। कॉन्कुरेंट का मतलब क्या है कि तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करेंगे। ठीक जी, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हमारे पास। ओके, सॉरी एप्लीकेशंस है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं डिटर्मिनेंट की, ये एप्लीकेशंस कर ली हमने, कुछ की हैं, भी हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक, जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल ले रहे हो, मान लो उसमें एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली 0 आ गया, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, पक्का 0 हो जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम पूरा ही 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, आप ए का डिटर्मिनेंट कर लो चाहे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कर लो, डिटर्मिनेंट जो है वो सेम आता है, ए का और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आता है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर आप मान लो आपने, आपके पास ये वाली मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, से इसका डिटर्मिनेंट आया डेल्टा, ठीक है, और अगर मैंने दो एडजेसेंट रोज या एडजेसेंट कॉलम्स एक्सचेंज कर दिए, दो एडजेसेंट रोज या एडजेसेंट कॉलम एक्सचेंज कर दिए, मान लिया यहाँ पे b1 b2 b3 और यहाँ पे आ गया a1 a2 a3 और c1 c2 c3, और इसका डिटर्मिनेंट आया डेल्टा डैश। ठीक है, देन जो डेल्टा डैश है वो माइनस डेल्टा के इक्वल होगा। अगर एक रो या एक कॉलम एडजेसेंट वाले हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट में एक नेगेटिव का फर्क आ जाता है आपके पास। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे रख के एडजेसेंट में अगर शिफ्ट किया तो एक नेगेटिव साइन का डिटर्मिनेंट आया, मान लो इसको दो लाइन शिफ्ट कर देती तो दो बार ही नेगेटिव लाइन का फर्क आना था, दो बार ही नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स अगर एक रो मान लो m रोज या m कॉलम्स क्रॉस कर देते हैं, तो जो नया डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा, -1 की पावर m इंटू दैट पुराना डिटर्मिनेंट। कितना फर्क आ जाएगा जी, -1 की पावर m डिफरेंस आ जाएगा उसमें। ठीक है, मतलब एक बारी चेंज करने पे एक नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है, तो दो बारी करने पे नेगेटिव, दो नेगेटिव साइन का मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा, तीन बारी करने पे तीन नेगेटिव साइन का दैट इज वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज आइडेंटिकल हो, दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, दो रोज या दो कॉलम्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है जी, 0 आ जाता है। फिर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर मैं आपको डिटर्मिनेंट दिया है से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसी तरह से लिख देते हैं, हमें एंट्रीज लिखनी थोड़ी आसान है। अगर इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा है एंड अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, एक रो या एक कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डिटर्मिनेंट आया डेल्टा डैश, देन डेल्टा डैश वुड बी k टाइम्स डेल्टा। मतलब अगर किसी रो को या किसी कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी k से
मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मान लो ये बात हो, क्योंकि तीनों में किया है तो k क्यूब से। अगर इसको k से, इसको l से, इसको m से, तो k l m टाइम्स डेल्टा हो जाएगा, ठीक। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी जो की थी और जो अब वाली प्रॉपर्टी की थी, अगर मान लो आपको ये दिया हो, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हो, ये देखो ये इसका मल्टीपल ही है, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है ना, तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, एक कॉलम में से 2 कॉमन निकाल लूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जितनी पहले थी। बट ये क्या आ गई, आइडेंटिकल आ गई, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब अगर एक रो दूसरे का मल्टीपल भी हो, यहाँ पे पहले आपके पास क्या था, 2 4 6, ये रो इसका मल्टीपल ही था ना। अगर एक रो, सॉरी ये कॉलम इसका मल्टीपल ही था, तो अगर एक कॉलम या एक रो किसी का स्केलर मल्टीपल बन रहा हो, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है, ये 4th और 5th के कॉम्बिनेशन से बन जाएगी आपके पास, ठीक है जी। फिर 6th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम जो है वो 2 एंट्रीज का सम लिखा जा सके, दो एंट्रीज का सम लिखा जा सके, सच दैट देन जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह, प्लस पी क्यू आर B1 B2 B3 C1 C2 C3, डिटर्मिनेंट भी सम लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो आगे डिटर्मिनेंट वगैरह फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं हमारी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि डायरेक्टली एक मैट्रिक्स दे दिया और पूछ लिया किसका डिटर्मिनेंट कितना है, उसकी एंट्रीज ना देके कुछ ABC की फॉर्म में ही देख लिया, तो उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसी तरीके से प्रॉपर्टीज यूज करके निकालेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाती है, 7th प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो आपके पास कोई एक रो है ABCD, कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक और मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश है। वो मैट्रिक्स कैसा है कि मैंने एक कॉलम में किसी और कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, मतलब A प्लस के टाइम्स D, B प्लस के टाइम्स E, C प्लस के टाइम्स F, बाकी सारी एंट्रीज वैसे ही हैं। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो पहले वाले डिटर्मिनेंट की सेम आएगी, मतलब अगर किसी दूसरी रो को या दूसरे कॉलम को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके पहले ही किसी और रो या कॉलम में ऐड कर दे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ओके। तो दीज वर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट। मान लो आपके पास डिटर्मिनेंट है, मैं इसको लिख रही हूँ कि फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, और आपको बोला है कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है। C1 C2 C3 में जो भी एंट्रीज हैं वो से फंक्शन ऑफ x हैं, तो ये क्या होगा कि आपने C1 का डेरिवेटिव पहले फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव कर दो, प्लस सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव कर दो, प्लस फर्स्ट दो एज सच थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव कर दो। वैसे इस पे क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल ही है, बट स्टिल आपको फिर भी पता होना चाहिए। जैसे हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते कि पहले फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया, बाकी दो एज इट इज, ठीक है, प्लस उसका दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, बाकी दो एज इट इज। एक तरह से वही वाला रूल यहाँ पे लगा हुआ है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे कॉलम वाइज रहेंगे, इधर भी क्या रहेंगे, मैट्रिक्स ही रहेंगे आपके पास, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है विद, जैसे हमने पहले ही कर रहे थे ना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बताना है कि सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी होंगे, कैसे सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आप अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है नॉन जीरो, फिर क्या हो जाता है जी,
यूनिक सोल्यूशन, अगर डिटर्मिनेंट आ गया नॉन जीरो तो क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट आया जीरो तो फिर हम चेक कर लेते हैं कि सोल्यूशन क्या होंगे, कैसे नहीं होंगे, ठीक। ओके, एक और भी मेथड है हमारे पास कि हम डेल्टा, मतलब को डेल्टा बोल देते हैं डिटर्मिनेंट को, फिर डेल्टा एक्स बोल देते हैं कि उसकी एक्स वाली रो जो है वो कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, राइट साइड वाले से रिप्लेस कर दो, ठीक है। दैट इज, मान लो आप डेल्टा बोल रहे हो, जो भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल्स टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल्स टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल्स टू d3। हम डेल्टा किसको कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसके डिटर्मिनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो आता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। और सोल्यूशन में क्या हो जाता है, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax इज इक्वल टू b ना, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है दैट मीन्स मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो हम इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड a इनवर्स से, तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो सोल्यूशन आपका क्या आ जाता है, a इनवर्स b आ जाता है, जो भी आपका इनवर्स मैट्रिक्स है इनटू दैट b मैट्रिक्स, यही आपका क्या आ जाता है, सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। या फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करने का एक और भी तरीका है, वो क्या है, पहले हम डेल्टा x फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा x क्या है आपके पास, कि जो x वाली रो है उसको हमने इंटरचेंज कर दिया कांस्टेंट वाली रो से। डेल्टा x क्या डिनोट कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ d1 d2 d3, बाकी दो रोज एज सच c1 c2 c3। सिमिलरली डेल्टा y क्या डिनोट कर रहा है, कि बाकी दो रोज एक्स वाई, मतलब फर्स्ट वाली और थर्ड वाली एज सच, जो सेकंड वाली रो है उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया जी, कांस्टेंट लगा दिया। ऐसे ही डेल्टा z, ठीक है। अगर तो डेल्टा आया नॉन जीरो तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, और सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा z ओवर डेल्टा। यही आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसको बोल देते हैं क्रैमर्स रूल। अगर डेल्टा नॉन जीरो तो सोल्यूशन क्या आ जाता है, जो डेल्टा एक्स का डिटर्मिनेंट आया अपॉन डेल्टा, क्योंकि नॉन जीरो है तो ये डिफाइंड होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, डेल्टा जेड ओवर डेल्टा, ठीक है। ये यूनिक सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अगर इन केस ये जीरो आता है, इन केस ये आ गया जीरो, तो हम चेक करते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड की वैल्यू। अगर ये भी तीनों जीरो आ गई, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड, तीनों ही अगर क्या आ गए जीरो, देखो सब कुछ सेम सेम ही हो गया ना, तो इस केस में क्या हो जाएंगे जी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर इन केस इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आता है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, वन ऑफ दीज इज नॉन जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अगर सेम सेम रखते हैं तो फायदा होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाते हैं। अगर कोई भी एक भी दगाबाजी करता है कि नॉन जीरो आ गया, तो फिर क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अभी तक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, पर उनका लेवल इतना नहीं होता, ठीक है। तो आपको जिसमें से अब इक्वेशन बन सकता है वो सारी चीजें भी बता दी गई हैं। जैसे अभी तक उन्होंने नहीं पूछा कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ए मैट्रिक्स का रैंक फुल है तो एडजॉइंट का रैंक फुल ही होगा, अगर एक कम हुआ है तो एडजॉइंट का रैंक एक कम होगा, अगर मैट्रिक्स का रैंक एक से ज्यादा कम हुआ है तो एडजॉइंट का रैंक बिल्कुल जीरो हो जाएगा, एडजॉइंट ही जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये सोल्यूशन वगैरह फाइंड आउट करने की बातें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये सारी एक्स्ट्रा ही चीजें हैं, ऊपर से करवाई गई हैं कि जिसमें से अभी तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर में से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, और आप उनको कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है जी। ओके, तो मेरे पास पहले पेपर है 2016 का। 2016 का क्वेश्चन आई हैव इज कि अगर आपको ए मैट्रिक्स कोई भी 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला हुआ है कि ए इंटू बी किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल, तो पूछा क्या है कि ए मैट्रिक्स जीरो होगा एंड बी मैट्रिक्स जीरो होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, या ए मैट्रिक्स जीरो होगा
और बी मैट्रिक्स 0 होगा, या फिर क्या पूछा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, या क्या पूछा हुआ है ईदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। देखो हमने किया था कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, कि हमने एग्जांपल भी कर ली थी कि हमने मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का ले लिया था, ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, सॉरी 0 मैट्रिक्स आ जाता है, बट ना ही A 0 है ना ही B 0 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गई कैंसिल, ठीक है। अब अगर हम A इंटू बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0 ही होता है, सॉरी। अगर अब तो डिटर्मिनेंट नंबर बन गया ना, तो दो नंबर की जब प्रोडक्ट 0 होती है तो दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, दैट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 0, ठीक। ओके, अब हम देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे भी कैसे क्वेश्चंस आएंगे, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देखो उन्होंने पूछा हुआ है कि आपको इक्वेशन दे दी x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन दे दी माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 22 और हैज वन सोल्यूशन फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, वन सोल्यूशन फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब ये तो 2 वेरिएबल में ही है ना, हम चेक करें 1 ओवर माइनस 2 कि ये दूसरे वाला कितना आया 2 ओवर माइनस 4, फिर कितना आया 11/22। ये देखो ये तो दोनों बराबर हैं, -2 विच इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग, तो इस केस में क्या होता है नो सोल्यूशन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ओके जी, ऐसे ही 127 एक क्वेश्चन और है मेरे पास। मान लो आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -1, बी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -3, देन हमसे पूछा हुआ है और ए और बी जो हैं वो दोनों ही 3x3 मैट्रिक्स हैं, ए भी 3x3 मैट्रिक्स है, बी भी 3x3 मैट्रिक्स है। तो पूछा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए इंटू बी, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास -9 -81 -27 या फिर 81, ठीक। ओके, जब a इंटू बी करेंगे हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो पहले a का ऑर्डर कितना है 3x3, b का ऑर्डर कितना है 3x3, तो ये प्रोडक्ट वेल डिफाइंड होगी और आंसर कितना आएगा 3x3 आएगा, मतलब a इंटू बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है 3x3। और हमने किया था कि अगर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट करना हो तो ये आता है k की पावर n इंटू ए, वेयर a इज n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर a क्या है n क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे a इंटू बी 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा a इंटू बी का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 3, हमारे पास क्या हो गया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। a का डिटर्मिनेंट कितना है जी -1 और b का डिटर्मिनेंट कितना है जी -3, आंसर कितना आ गया 81, ठीक। तो इजी से क्वेश्चन है, होपफुली आप कर लोगे, ठीक। ऐसे में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और डिटर्मिनेंट्स के दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अभी तक तो सिर्फ 2x2 के ही पूछ रहे हैं ज्यादातर, इस बार ही आ सकता है कि 3x3 का पूछ ले, ठीक है। तो 3x3 का आपको करवा दिया गया है, ठीक। ओके, तो पूछा क्या है आपको कि इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है दिस, फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस y इज इक्वल टू -2 और पूछा है नो सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। देखो पहली बात जो भी हमने किया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर तीन आपके पास लाइंस हैं तो चेक करो यहाँ पे 3 दी हुई हैं पर ये देखने में ही 3 है। अच्छा अगर चेक करेंगे हम कि अगर ये फर्स्ट लाइन है, ये चलो सेकंड है, 1 - 2 करें, 3 - 2 1, 2 - 1 1, 2 - 4 -2, मतलब ये लाइन तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है ना, तो ये तो डिपेंडेंट ही है इन दोनों पे, दैट इज जो भी अगर कोई हमें इनका सोल्यूशन मिल गया तो वो इसका अपने आप ही हो जाएगा, तो हमने फोकस इन पे ही करना है बस। इसके लिए इन दोनों के लिए चेक कर लेते हैं, इसकी रेशो कितनी आई 2:3, इसकी रेशो
1:2, यही बराबर नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, दैट इज वन सोल्यूशन। ठीक, ओके। ठीक है जी, फिर हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1/a² इंटू बी सी, यहाँ पे 1/b b² इंटू ca, 1/c c² इंटू ab, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है और ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं 1 0 -1 a b c। ठीक है, अगर हम कॉमन निकाल लें इसमें से 1/a, मतलब 1/a कॉमन निकाले तो अंदर a से, या हम कह सकते हैं कि a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड किया तो यहाँ पे किया, a से मल्टीप्लाई किया तो इस पहली रो को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या बन गया 1a³ a इंटू b इंटू c। दूसरी रो को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाहर फिर b से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम 1b³ b इंटू c इंटू a। ठीक है, फिर इसको c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड कर देते हैं, 1c³ a इंटू b इंटू c। ये देखो ये a इंटू b इंटू c है, ये भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना आपके पास, इस कॉलम में से हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 1 1 1 a³ b³ c³ 1 1 1। अगर दो रोज आइडेंटिकल हो डिटर्मिनेंट कितना आ जाता है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसीलिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं और करने लायक होते हैं और देख के ही हो जाते हैं, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कई कई क्वेश्चन के लिए, जैसे यहाँ पे। ठीक, तो इस बार ये क्या इंपॉर्टेंट है, 3x3 की जो इक्वेशंस हैं उनका सोल्यूशन ढूंढना। ठीक है, मैट्रिक्स का रैंक आपको निकालना आना चाहिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, शॉर्टकट भी हमने देख लिया है। ठीक, तो ये सारी चीजों पे इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी, आइडोइम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनका डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी में से पेपर आएगा। ओके, थैंक यू।